नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आपको बता दें, दुर्ग से एक अहम खबर, जहां चरणदास महंत के बयान पर गरमाई राजनीति। आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस भवन के सामने बीजेपी प्रदर्शन करेगी और बीजेपी विधायक प्रदर्शन में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी चरणदास महंत के खिलाफ अब और मुखर और हमलावर हो जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। चरणदास महंत के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस भवन के सामने। और चरणदास महंत के बयान पर विकेश सेन ने पलटवार किया। विधायक विकेश सेन के आह्वान पर प्रदेश के नाई समाज ने महंत का बहिष्कार किया। कोई चरणदास महंत के बाल नहीं काटेगा, न उनकी दाढ़ी बनाएगा। विधायक विकेश सेन ने चरणदास महंत को चुनौती दी है। मोदी जी तक पहुंचना आप जैसे नेताओं के बस की बात नहीं है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर से। मिथिलेश, चरणदास महंत के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है। क्या तैयारी की गई है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? निश्चित रूप से आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है और ये जो है प्रदर्शन कांग्रेस भवन के सामने में होगा। आज दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस भवन के सामने पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। और आक्रोशित लोग जो है वो चरणदास महंत से माफी मांगने की बात कहेंगे। इसकी तैयारियां सारी पूरी कर ली गई है और साथ ही अब जो है 2 बजे का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का आह्वान किया गया है। चरणदास महंत ने जब से अपना विवादित बयान दिया है, तब से राजनीति काफी गरमाई हुई है। दुर्ग के ही जिला उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत जो है राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग से की थी, जिसके बाद में संपूर्ण प्रदेश में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और चरणदास महंत पर पूरी तरह से भाजपा हावी है और उन पर माफी मांगने की बात कही जा रही है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसी के तहत में विरोध स्वरूप आज जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भवन के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करेगी और अपना आक्रोश प्रकट करेगी। लेकिन मिथिलेश, बात को लेकर के खेद तो जता चुके हैं चरणदास महंत। अब इसके बाद क्या मांग है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों की? विकेश सेन का बयान भी इस पर सामने आ चुका है। निश्चित रूप से विकेश सेन का भी बयान सामने आया है। वो उनका ये कहना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, बल्कि चरणदास महंत को पूरी तरह से माफी भी मांगना चाहिए। और माफी यदि ठीक से नहीं मांगते, सार्वजनिक रूप से नहीं मांगते हैं, तो संपूर्ण सेन समाज जो है वो एकजुट हो गया है और उनकी जो दाढ़ी और बाल कोई भी नहीं काटने का संकल्प लिया गया है। विकेश सेन ने इस मामले में पलटवार करते हुए चरणदास महंत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चरणदास महंत लाठी मारने वाली जैसी बात कहते हैं। पहले वो विकेश सेन को लाठी मारे, उसके बाद मोदी जी तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। तो कहीं न कहीं विकेश सेन भी पूरी तरह से इस मामले में हमलावर नजर आ रहे हैं। और सेन समाज, चूंकि वो सेन समाज से बिलोंग करते हैं और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके नेतृत्व में सेन समाज ने यह आह्वान कर दिया है कि जब तक वे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनके ना कोई बाल काटेगा और ना ही उनकी कोई दाढ़ी बनाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम आज जेल में पूछताछ करेगी। विशेष अदालत से मिले आदेश के बाद अब कोल घोटाला के आरोपियों से जेल के अंदर जाकर पूछताछ होगी। करोड़ों के कोल स्कैम का ईडी ने जांच करनी है। करोड़ों के कोल स्कैम में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया हुआ है। पूछताछ के लिए विशेष अदालत से अनुमति मिली है। दरअसल 4, 5 और 7 अप्रैल को इसकी पूछताछ होगी। तो आपको बता दें, आज 4 अप्रैल है, कल और 7 तारीख को भी पूछताछ होगी। विशेष अदालत से अनुमति मिलने के बाद
जेल में ही इन आरोपियों से पूछताछ कर सकेगी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम। कोल घोटाला से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम तथ्यों की जांच करेगी, पूछताछ करेगी। तनु वर्मा के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। तनु, 4 यानी आज, फिर कल और 7 तारीख को पूछताछ का अभी आगे शेड्यूल तय बताया जा रहा है। अभी क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? कब तक अधिकारी पहुंचेंगे? एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम क्या साथ में संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी? अलग अलग समय पर पूछताछ होगी? क्या दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी? क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए कोल घोटाले मामले में अब आरोपियों से पूछताछ का जो कार्य है एसीबी और ईओडब्ल्यू के दायरे में आ गया है। 2020 से 2022 तक सिंडिकेट बनाकर 508 करोड़ रुपए का जो है वो घोटाला हुआ था, और जिसके बाद एसीबी के टीम के द्वारा कई सालों से जांच की जा रही थी, जिस जांच में ये पाया गया था कि कोल की लिफ्टिंग और डिलीवरी में जो है गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिस आधार पर पूछताछ का कार्य जो है वो शुरू किया गया है। आज जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया से जो है पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ के लिए एएसपी चंद्रेश ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, और इस टीम के द्वारा ही दोनों से जेल में जो है पूछताछ जो है वो किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को देखते हुए एसीबी ने भी इस पूरे मामले में जो है शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद इसको लेकर एक अदालत से एक अनुमति भी मांगी गई थी पूछताछ के लिए, जिसमें 4, 5 और 7 अप्रैल को जो है पूछताछ का कार्य जो है वो किया जाना है। और इससे पहले आपको बता दूं कि महादेव सट्टा घोटाले में, शराब घोटाले और कोयले घोटाले को लेकर पहले भी 29 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है वो पूछताछ की जा चुकी थी, जिसके बाद से एक बार फिर अदालत से एक खास अनुमति जो है टीम के द्वारा मांगी गई थी, और टीम के अदालत से उनको अनुमति भी दे दी गई है। 4, 5 और 7 अप्रैल को ये पूछताछ का कार्य फिर से जो है वो किया जाना है, और इस दौरान कहा जा सकता है कि कई अहम खुलासे भी जो हैं वो हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अन्य खबरों का। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी आज अपना पर्चा भरेंगे, तो संतोष पांडे आज अपना नॉमिनेशन कराने पहुंचेंगे और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे उनके साथ। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, और कल यानी 5 तारीख तक जो नामांकन पत्रों की जाँच होगी, और 8 तारीख तक संभवतः यहाँ जो नॉमिनेशन जिन उम्मीदवारों ने फाइल किया, वो यदि अपना नॉमिनेशन किसी भी कारण से वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले सकेंगे। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में आज आखिरी दिन है। कल तक नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कल जांच होगी, उन तथ्यों की स्क्रूटनी की जाएगी, और इसके साथ ही जो दूसरे चरण का चुनाव है वो नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। राकेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे, डिटेल्स लेंगे। क्या कुछ डिटेल्स अभी मिल पा रही हैं? कितनी तैयारियां हैं नॉमिनेशन को लेकर, चूंकि आज आखिरी दिन है? शक्ति प्रदर्शन भी अपने अपनी तरफ से भरसक किया जाएगा उम्मीदवारों के द्वारा? जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि आज चुनाव नामांकन का अंतिम दिन है, जिसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संतोष पांडे, वो अपना नामांकन भरेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस रैली में शामिल होंगे, और ये रैली मठपारा से निकलेगी और कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी, साथ ही शहर भ्रमण भी करेगी और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। साथ ही साथ जो प्रदेश के आला नेता हैं और राजनांदगांव जिले के जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और अन्य जो नेता हैं, वो भी इस रैली में शामिल होंगे। और क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, इसलिए बीजेपी के लिए यह बीजेपी पूरी अपनी ताकत झोंक रही है ताकि यह सीट अपने कब्जे में कर सके। और आपको महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 3 से 4 पंचवर्षीय से बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा है। इस लोकसभा सीट में बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये सीट, और इससे पूर्व कांग्रेस का गढ़ था। तो देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपने इस किले को बचा पाती है और क्या अपने पुराने रिकॉर्ड को कांग्रेस दोहरा पाती है। देखना यह होगा कि जो जीत का स्वाद बीजेपी चखेगी या कांग्रेस चखेगी। ये तो बहरहाल अभी थोड़ा समय है, काल के गाल में है, अभी ये भविष्यवाणी करना थोड़ा जल्दबाजी भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला, जिसमें अभी तक
13 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 5 नक्सलियों के शवों की पहचान की जा चुकी है। 5 नक्सली पीएलजीए के हार्डकोर सदस्य थे। 8 नक्सलियों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बीजापुर के लेंड्रा इलाके में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने विकास उपाध्याय का एक पोस्टर जारी किया है। विकास उपाध्याय पर वसूली का आरोप लगाया गया है। रायपुर से कांग्रेसी उम्मीदवार विकास उपाध्याय, जिनके पोस्टर में लिखा हुआ है चुनाव पास आ रहा है, हफ्ता वसूली कितनी हुई। एक व्यंग्यात्मक, एक तंजिया लहजे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक और पोस्टर जारी किया है। विकास उपाध्याय, जो कि रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कदावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उतारा है और बीजेपी ने विकास उपाध्याय के नाम का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें हफ्ता वसूली का आरोप लगा करके तंज कसा है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। तनु, बीजेपी लगातार एक के बाद एक पोस्टर जारी कर रही है और अब रायपुर उम्मीदवार के खिलाफ पोस्टर जारी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी में जो है पोस्टर वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये पोस्टर वॉर अब तक जारी है। बीजेपी रोजाना अलग अलग मुद्दों के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट की पोस्टर जारी करती है और लगातार भाजपा जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों पर हमलावर है। सबसे पहले भूपेश बघेल का पोस्टर जारी हुआ था, तो लगातार कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं लोकसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं, सभी का पोस्टर जो है भाजपा द्वारा जारी किया गया था। इस पोस्टर्स के माध्यम से लगातार भाजपा जनता से आह्वान कर रही है, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रही है, उनको बताने की कोशिश कर रही है कि आपका प्रत्याशी कैसा है। तो चुनाव जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में वे सही चयन जो है जनता जो है वो करे। इसके साथ ही आज रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट विकास उपाध्याय का भाजपा ने पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में भाजपा ने जो है तंज कसते हुए लिखा है कि रायपुर की जनता आप सावधान हो जाइए, हफ्ता वसूली गिरोह की नजर जो है आप पर है। तो लगातार भाजपा के द्वारा कार्टून वाले पोस्टर जारी करके जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी का जो चयन है वो सही तरीके से करे। जी, और ये तनु, जो वसूली की बात कही जा रही है पोस्टर में, विकास उपाध्याय को इसमें घेरा जा रहा है। ये पहला पोस्टर नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे पोस्टर आए, चाहे वो शिव डहरिया हों, ज्योत्सना महंत हों, भूपेश बघेल हों, कवासी लखमा हों, सभी के खिलाफ एक एक पोस्टर के माध्यम से बीजेपी हमलावर है। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर अभी तक कोई रिएक्शन आया हो इस पोस्टर को लेकर विकास उपाध्याय के? जी बिल्कुल, देखिए जब शुरुआत में भाजपा के द्वारा कार्टून वाले पोस्टर्स जो है वो जारी किए जा रहे थे, तब कुछ दिनों बाद इसका पलटवार कांग्रेस के द्वारा भी पोस्टर जारी करके किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल विकास उपाध्याय का जो पोस्टर जारी हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन जो है वो अभी सामने नहीं आया है। कहा जा सकता है कि कुछ देर बाद जो कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया जो है वो सामने आया। हालांकि शुरुआत में दोनों ही पार्टी के द्वारा पोस्टर वॉर जो है वो जारी था। हाँ, मैं आपके पास लौटूंगा, तनु बने रहिएगा। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। धनंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें हफ्ता वसूली का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें घेरते हुए ये एक और पोस्टर सीरीज में एक नया एपिसोड लॉन्च किया गया है। देखिए, अगर हफ्ता वसूली की बात करते हैं तो आप देश में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे ना कि हफ्ता वसूली कौन कर रहा है, तो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो 6000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करने का काम किया है। हाँ। और ये जितने भी अनैतिक कार्य हैं, चाहे डरा धमकाकर पैसा लेना हो या सरकारी संपत्ति को कौड़ी के मोल बेचकर उसमें कमीशन करना हो, या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अवैध उगाही करना हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भूमिका है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने जो चरित्र है उसका पर्दाफाश कर रही है। और विकास उपाध्याय जी एक युवा नेता हैं, लोकप्रिय चेहरा है और जनता के बीच हमेशा रहे, चाहे कोविड काल के दौरान हो या जब भी विपरीत परिस्थितियां रही है, इसके सामने बृजमोहन अग्रवाल जी कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी ही जगह हसाई करवा रही है। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड तो कांग्रेस पार्टी ने भी लिए थे सर, बीजेपी से थोड़ा कम लिए, लेकिन क्या कम हफ्ता वसूली आप लोग भी कर रहे हैं इसका मतलब? देखिए, आप मुझे डोनेट करेंगे ना, वो हफ्ता वसूली नहीं आता है। हाँ। आप मुझे डोनेट करेंगे ना, वो हफ्ता वसूली में नहीं आता है। हाँ। पर आपको मैं लाभ दिलाने की बात करूं या डरा के ईडी बेच के आपके घर में वसूलूं, वो हफ्ता वसूली का आता है। कोई भी पार्टी बिना जन सहयोग से नहीं चलती है। ठाकुर साहब, ये कैसे तय होगा कौन डरा कर पैसे ले रहा है और कौन अपने मर्जी से दे रहा है? ये तो कैसे तय होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड तो दोनों ही के सब समान है।
बताइए, जिन जी। दवा कंपनियों का सैंपल फेल हो गया 8-8 बार 10-10 बार, वो दवा कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ के चंदा देती है, फिर वो सैंपल पास हो जाता है। हाँ, हाँ, आप मेगा इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, जब वो 100 करोड़ के इलेक्ट्रॉल प्लांट खरीदता है, उसके बाद 14,400 करोड़ का उसको काम मिल जाता है। हाँ। टीचर के एमईएम की बात कर ली है ना, तो जन सहयोग और वसूली में तो अंतर होता है ना। मैं आज फिर कह रहा हूँ, जन सहयोग के बिना कोई भी दल नहीं चलता। जी। और जन सहयोग और वसूली में अंतर होता है। वसूली हफ्ता वसूली भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस कर भी रही है, एक नोट एक वोट वाला जो एक चलन है, जनता ये सहयोग प्रयास है, है, ये उससे भी जनता थोड़ा सहयोग है। कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली लाभ मिले इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस के कई खातों को सीज किए जाने की भी बातें हो रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया तनु, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी। और खबर बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया और अभी तक 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 5 नक्सलियों के शवों की पहचान हो चुकी है। 5 नक्सली पीएलजीए के हार्डकोर सदस्य बताए जा रहे हैं। 8 नक्सलियों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बीजापुर के लेंड्रा इलाके में यह मुठभेड़ हुई थी, जहां मारे गए 5 नक्सलियों की पहचान की जा चुकी है। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, और मुठभेड़ में अभी तक 13 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। नक्सलियों के शवों की पहचान कर ली गई है। 5 नक्सली जो पीएलजीए से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 8 नक्सलियों के शवों को अभी पहचाना नहीं जा सका है। तो बीजापुर के लेंड्रा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में जानकारी मिल रही है 13 नक्सलियों को मार गिराया गया। और सारंगगढ़ में 65 लोगों को फूड पॉइजनिंग दशगात्र कार्यक्रम में भोजन करने के बाद हुई। दरअसल 53 लोग भिलाईगढ़ में भर्ती किए गए हैं। धनसीर स्वास्थ्य केंद्र में 12 मरीज भर्ती किए गए हैं। आपको बता दें कि 53 लोग भिलाईगढ़ में भर्ती हैं, जबकि 65 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी। एक दशगात्र कार्यक्रम में ये शामिल होने के लिए सभी गए हुए थे और इस दौरान सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग पता चला बाद में कि कारण फूड पॉइजनिंग है, तबीयत बिगड़ने का। और दुर्ग से लूट का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने व्यापारी के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। चाकू दिखाकर 44,000 रुपए लूटे थे। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, चाकू दिखाकर 44,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुर्ग से यह पूरा मामला सामने आया। अब आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है। और बिलासपुर से खबर, जहां तबीयत खराब होने की वजह से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा बिलासपुर में होने वाले शिव महापुराण कथा में शामिल नहीं होंगे। दरअसल सिर पर चोट लगने की वजह से उनके मस्तिष्क में सूजन आ गई है और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भक्तों ने यज्ञ किया और हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा बिल्हा में 11 से 15 अप्रैल तक होने वाले शिव महापुराण कथा में कथा वाचन करने वाले थे। 29 मार्च को महादेव होली उत्सव के दौरान किसी ने गुलाल के साथ नारियल फेंक दिया था, जिससे पंडित प्रदीप मिश्रा के सिर पर चोट लग गई थी। और सूरजपुर में 2 हाथियों का उत्पात। दरअसल दल से बिछड़े 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 2 घरों को नुकसान भी पहुंचाया। किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। बीते 1 सप्ताह से क्षेत्र में हाथी विचरण कर रहे हैं। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के धर्मपुर की घटना। नुकसान के आकलन में वन अमला जुटा हुआ है। दल से बिछड़े 2 हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, जिससे ये 2 घरों को तो नुकसान उन्होंने पहुंचाया ही, साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के धर्मपुर की ये पूरी घटना है। सूरजपुर में 2 हाथियों का उत्पात देखने को मिला।
और दल से बिछड़े 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, 2 घरों को नुकसान पहुंचाया है। और दुर्ग में बुजुर्ग से ठगी की गई, 10 लाख रुपए की ठगी की गई। रकम दोगुनी करने के नाम पर यह ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। भिलाई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुजुर्ग से ठगी की गई 10 लाख रुपए की रकम की। दरअसल रकम दोगुनी करने के नाम पर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। दुर्ग में बुजुर्ग से ठगी का ये मामला, जहां 10 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, रकम दोगुनी करने का झांसा देकर। और इस बीच पेंड्रा से एक बड़ी खबर, आदिवासी विकास विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। गुरुकुल खेल परिसर मरम्मत करवाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी भवन जर्जर है। दस्तावेज के साथ युवा मोर्चा ने आरोप लगाया। आपको बता दें कि जीपीएम कलेक्टर लीना मंडावी ने जांच के आदेश दिए। और धमतरी से एक बड़ी खबर, रुद्री बैराज से छोड़ा गया 80 क्यूसेक पानी। महानदी मुख्य नहर में ये पानी छोड़ा गया। 1000 क्यूसेक तक आउटफ्लो बढ़ाया जाएगा। बांध के पानी से 222 गांवों के 350 तालाब भरे जाएंगे। गर्मी में कई गांवों में जल संकट बढ़ रहा है, इसके चलते ये फैसला लिया गया, जिसमें कि 80 क्यूसेक पानी आगे छोड़े जाने की बात कही जा रही है। दरअसल भयंकर गर्मी की वजह से पानी की कमी न हो जाए, इसके लिए पानी छोड़ा जाएगा। और आपको बता दें कि धमतरी महानदी मुख्य नहर में पानी छोड़ा जाएगा और ये पानी 222 गांवों को लाभ पहुंचाएगा। गर्मी के इस घोर जल संकट में ये पानी मददगार साबित होगा। महानदी मुख्य नहर में पानी छोड़ा गया है। 1000 क्यूसेक तक आउटफ्लो बढ़ाया जाएगा। और अब 2020 अंदाज में खबरें।